हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार बताएं बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जय श्री सीता। राजीव शर्मा कह रहे हैं हेलो 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 हेलो। क्विक रिवीजन बेटा, आज था ये चैप्टर, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। अमन गुप्ता गुड इवनिंग, तन्वी गुड इवनिंग, श्रद्धा गुड इवनिंग, हाय हेलो 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 हेलो, बढ़िया 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 बढ़िया। सो बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप आप लोगों ने अपनी छुट्टी अच्छे से मनाई होगी, रिवीजन करके आए होगे। तुम्हें होमवर्क में मैंने एक सवाल भी दिया था यार, पता नहीं कितने लोग वो सवाल करके आए हैं, कितने लोग वो भूल ही चुके हैं कि मैडम ने ऐसा कुछ होमवर्क भी दिया था। राम राम जी, राम राम जी। आई एम गुड ऋषभ, थैंक यू थैंक यू। 15 को मेरा बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो बेटा, कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं वैसे आज करा सकती थी, पर थोड़ा भागा दौड़ी में पढ़ा देती, वो मैं चाहती नहीं, है ना। जब पूरा चैप्टर इतनी मेहनत और शिद्दत से पढ़ाया है तो आखिरी का टॉपिक बाय। अच्छा, पहले एक चीज, कल की क्लास में मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं लास्ट में दोबारा बोलूंगी, कल की क्लास में बेटा सब अपनी एनसीईआरटी साथ में रखेंगे, ठीक है। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल है। उससे सवाल जहां से आता होगा उस पर मैं स्टार बना दूंगी या अंडरलाइन कर दूंगी या हाईलाइट कर दूंगी, तो वो आप एनसीईआरटी में ही कर लेना, ताकि हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाए इस चैप्टर के। तो मेन टॉपिक आज की क्लास में ही खत्म हो जाएगा, कल की क्लास में सिर्फ छोटा सा टॉपिक करेंगे, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। कल चैप्टर खत्म होगा, कल मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कराऊंगी जो इस चैप्टर के आ रखे हैं, इंपॉर्टेंट। तो बेटा आज का तो तुम्हारा होमवर्क ही यही है कि तुम्हें जो जितने भी मैंने पुराने 9 लेक्चर और आज की क्लास का 10वां लेक्चर, ये सारा रिवाइज करके आना है। अब चाहे तुमको रात को 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, या किसी का बैकलॉग हो, मुझे कल सबका चैप्टर रिवाइज चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? जल्दी बोल दो, ये बात सब प्रॉमिस कर रहे हैं भाई? कल की क्लास में अगर तुम जवाब दोगे और रिवाइज करके आओगे, मैं तभी नया चैप्टर शुरू कराऊंगी, वरना नहीं कराऊंगी। सोच लो, अब तुम सोच लो आराम से, वरना मैं पीवाईक्यूज भी नहीं कराऊंगी, मैं छोड़ दूंगी। और नया चैप्टर मैं शुरू तब तक कराऊंगी नहीं जब तक तुम्हारा पुराना चैप्टर, यानी ये वाला चैप्टर एकदम डंडना डंडन नहीं होगा, यानी तुम्हें सब कुछ इस चैप्टर से नहीं आता होगा तब तक। बहुत बढ़िया, आई कैन सी सम प्रोमिसेस, है ना। बट ये मत बोल देना कल मैडम प्रॉमिस तो तोड़ने के लिए बनते हैं तो हम नहीं करके आए रिवाइज, है ना। देखो, तुम्हें बार बार भी रिवीजन करने के लिए बोला, देखो पहले गो में इट विल टेक टाइम, बट आप बेटा जितनी बार चैप्टर रिवाइज करोगे वो और थॉरो होता जाता है, चीजें ना याद होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर बेटा अल्कोहल फिनॉल ईथर है, वो इसके कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन में छोटा चैप्टर है, इसके कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है वो, ठीक है। अच्छा, दीपांजलि कह रही है मैम आई सॉ यू येस्टरडे। मैंने कहा मैं इसको कहाँ दिख गई, फिर उसने आगे लिखा ऑन यूट्यूब चैनल। हाँ सिंगिंग, हाँ बेटा वो इंडिपेंडेंस डे के लिए उस दिन मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मैं सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं, उस दिन मेरी बहुत क्लासेस थी। चलिए चलिए चलिए, सो स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेन्स। बट उससे पहले बेटा जो होमवर्क का क्वेश्चन था, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में कहा था कि भाई ये सब कुछ हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था, या आई गेस एनसीईआरटी का आपका सॉल्व्ड एग्जांपल है, आई थिंक 10 नंबर था एज फार एज आई रिकॉल। सो अब पहले पार्ट में क्या दे रखा था हमको, तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में कहा भाई ये बी आर जो है, मतलब साइक्लोहेक्सेन वाला है ना, 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन वाला, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बोलो भाई ए क्या बनेगा, याद करो बेटा हमने रिएक्शन विद मेटल करा था, तो यहां पर ए क्या बन जाएगा आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr बन जाएगा, हाँ या ना। 10.9 इंटेक्स्ट है ये, नहीं यार इंटेक्स नहीं है, एग्जाम्पल है, इतना तो मुझे याद है कि एग्जाम्पल है। इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी वालों ने तुम्हें दिया हुआ है शायद,
शायद हो सकता है मैं गलत हूं, जो भी हो यार, हमें तो सॉल्व करना है। अब कह रहा है बेटा एक को हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया यानी पानी के साथ। अब मैंने तुम्हें ये भी पढ़ाया था भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जरा सा भी मॉइस्चर मिला इन्हें और देखो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एल्केन्स, ठीक है, इनटू एल्केन्स। साथ में बनेगा MgOH बट आपको साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा फाइनली, तो ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। याद करो RMgX प्लस H2O कराया था बेटा, RH बन जाता है प्लस MgOH Br बन जाता है ना। नहीं बेटा BrMg नहीं लिख सकते है ना, RMgX है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम और कार्बन का बॉन्ड होता है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है बेटा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, इनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। मयंक कह रहा है मैंने क्वेश्चन 2-3 बार सॉल्व कर लिया, वेरी गुड यार मयंक। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या कहा, RBr प्लस Mg है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में C दिया, फिर D2O, तो हम लिख लेते हैं एक बार फटाफट से, सॉरी सॉरी सॉरी, RBr प्लस Mg, ड्राई ईथर में C दिया, फिर D2O बेटा H2O का ही दूसरा वर्जन होता है, इसको हम हेवी वाटर बुलाते हैं। तो कह रहा है ये बन रहा है CH3CHD ठीक है। अब उसने बोला है इस C को आइडेंटिफाई करना है और D को भी करना है, ये D तो ये वाला होगा बेटा, ठीक है, E को करना है, R को करना है, R1 को करना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मुझे R को करना है आइडेंटिफाई, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये पार्ट है D, ये पार्ट है E, ये हो गया अपना R और ये हो गया अपना R1। ये 6 चीजें बतानी थी हमको। अब ध्यान से समझना, यहां पर बेटा हम उल्टा जाएंगे, उल्टा, ठीक है, क्योंकि मुझे R बताना है और C बताना है। बेटा याद करो सेम रिएक्शन है, H2O की जगह D2 हो गया, तो जहां पे भी H आया उसकी जगह D आ गया, यानी पीछे ये C वाला कंपाउंड आपका कौन सा होगा, CH3 CH MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा और CH3, ठीक है, CH3 CH MgBr CH3, क्योंकि इस कंपाउंड को जब मैं वाटर या D2O, इसको हेवी वाटर बुलाते हैं, तो क्या था बेटा पानी था तो H लग जाता था MgBr हटके, और अगर D2 है तो इसकी जगह पर क्या लग जाएगा बेटा, D लग जाएगा, इसको हम ड्यूटेरियम बुलाते हैं। वेरी वेरी लो वॉइस तो नहीं है ऐसा, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। माइक तो सही चल रहा है, इन वाले माइक्स में प्रॉब्लम तो नहीं आती है यार। तो ये बेटा आपका कंपाउंड C हो गया। वापस जा रहे हैं R क्या होगा यार, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बेटा ये वाला होगा आपका CH3 CHBr CH3, है ना, यानी ये आपका बेटा R हो जाएगा। दिस होल ग्रुप इज R, कि RBr ने जब Mg के साथ रिएक्ट करा तो आपका ये CH3 CH MgBr बनेगा, ठीक है, तो ये बेटा आपका R ग्रुप हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका RBr, ये हो गया C और D2O के साथ इसने ये रिएक्शन दे दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, मैं थर्ड पार्ट पे चल रही हूं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, ओके ओके। अब थर्ड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं ना, थोड़ा सा तो हम घिच पिच कर सकते हैं ठीक है।
फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट क्लियर है बेटा, सारा ग्रिग्नार्ड वाला ही है रिएक्शन। अब यहां पर देखो R1X जब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्ट करा तो आपको ये मिला बेटा, याद करो RX इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल गिव्स यू वुड्स रिएक्शन। क्या देता है बेटा? वुड्स रिएक्शन, यानी आपका RX कंबाइंस विद अनदर मोल ऑफ RX Na की प्रेजेंस में, तो आपको ये दे देगा। यानी R1X क्या होगा मेरा? ये कंपाउंड क्या होगा? ये कंपाउंड होगा बेटा CH3 CCH3 CH3 और X, क्योंकि ये जब वुड्स रिएक्शन जाएगा बेटा, वुड्स रिएक्शन जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CCH3 CH3 CCH3 CH3 एंड CH3 और साथ में आपका 2NaX निकल जाएगा, वुड्स हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, CH3 ये कार्बन, CCH3 CH3 फिर कार्बन CH3 CH3 CH3, ठीक है। भूमिका क्लास में यही बातें करनी होती हैं क्या बेटा? यही बातें करनी है तो टीचर पढ़ाना छोड़ देता है। तुम सिंगल हो, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है? यही बातें हैं, सारी आशिकी आज ही हो जानी है ना। आशिकी करने ही तो आते हैं क्लास के अंदर, पढ़ाई वढ़ाई तो सब होती रहेगी बाद में, क्या जरूरत है? एक बार और दे देंगे 12वीं का बोर्ड, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? दे देना एक और बार। जो ये सब यहाँ पर यही कर रहे होते हैं ना, फिर आखिरी में जब बोर्ड में नंबर नहीं आते और कहीं एडमिशन नहीं मिलता ना, फिर परेशान होते हैं कि क्या करें। मैडम इम्प्रूवमेंट का पेपर दे दें, ड्रॉप ले लें, एक बार और 12th रिपीट कर लें, क्या करें मैम हम? हाँ सही कह रहे हो तुम, शादी वाला एक नया चैनल खुलवा देती हूँ तुम लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट, इस कंपाउंड को जब बेटा आप मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, यानी यहां बन जाएगा CH3CCH3 CH3 MgX, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका D, और कह रहा है कि जब आपने D को, मैं इसको ऊपर लिख देती हूं इस तरह से, जब आपने D को बेटा वाटर के साथ रिएक्शन कराया, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्केन बनता है। तो यहां पर क्या एल्केन बन जाएगा बेटा? CH3CCH3 CH3 और इधर क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड E। क्या हो जाएगा बेटा? E। ये पूरा आपका R1X, ये R1 है इतना, ठीक है, दिस इज R1। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको बेटा एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऐसी चीजों का, ऐसे सवालों का ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पलर हो गया। अगर आप इतना भी कर लो ना बेटा किसी भी चैप्टर के लिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, आखिरी में पीवाईक्यूज करते हैं। बेटा साइड प्रोडक्ट नहीं बताना ना अंजलि, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा हमारे लिए। यहाँ पे आपको जब बताना है डी ई, ये सब मेन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये क्वेश्चन अगर किसी को कोई डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, जो आज की क्लास का है। हेडिंग डाल दे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। तो बेटा हमारी अब केमिकल प्रॉपर्टीज हैलोअरीन्स की बची हुई हैं, ठीक है। हमने हैलोएल्केन्स में 3 केमिकल प्रॉपर्टीज करा था। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2, फिर करा था बेटा हमने एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पे हमने 2 तरह का अगेन एलिमिनेशन करा था, E1 एंड E2। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी और मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ रूल के हिसाब से। सिर्फ बल्कि भी इसमें ध्यान रखना था, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वहां पर मेजर होती है।
उसके बाद हमने बेटा रिएक्शन विद मेटल करा था, जहां पे एक नेम्ड रिएक्शन करी थी, वुड्स रिएक्शन। पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन और उसके रिएक्शन का सवाल ध्यान रखना है। अब हैलोअरेन्स में बेटा पहली केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं निक्की बेटा, ये लास्ट क्लास नहीं है, कल लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PYQs करेंगे। चलिए यहां पर लिखें हैलोअरेन्स आर लेस reactive towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NS रिएक्शन का मतलब है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction than haloalkanes because of the following reason. बेटा इस वाली चीज से पेपर में बहुत सवाल आते हैं, तो कल को तुम्हें पेपर में सवाल दिखे और ये लगे कि हमसे नहीं हो पा रहा, तो याद कर लेना कि तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। सो बेटा यहां से बहुत 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 बार सवाल आता है हैलोअरेन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो हम कह रहे हैं कि हैलोएल्केन्स में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत प्यार से हो जाता है, पर हैलोअरेन्स जो होती है बेटा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं जाती हैं। व्हाई? क्वेश्चन यही आता है, व्हाई हैलोअरेन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो क्यों बेटा हैलोजन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता? इसके 4 रीजन है। पहला रीजन लिखें, द फर्स्ट रीजन, और भाई ध्यान से समझ लेना, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना कि मैडम रिपीट कर दो। ये हो गया बेटा आपका हैलोअरीन कोई सा भी, ठीक है। ये हो गया आपका हैलोएल्केन, ठीक है। अब यहां पर क्या है बेटा, मैंने जो हैलोएल्केन बनाया वो एक कार्बन से जुड़ा है, ये प्राइमरी हैलोएल्केन बनाया है। अब याद करो बेटा, हैलोअरीन के अंदर जो ये कार्बन होती है ये कैसी हाइब्रिडाइज होती है? sp2 हाइब्रिडाइज, है ना। sp2 थी, इस कार्बन के 1 2 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड था। यहाँ पर बेटा कार्बन के 1 2 3 चारों बॉन्ड सिग्मा है, तो हैलोएल्केन के अंदर कार्बन कैसी होती है? sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है शिवेंद्र कि तुमने आज ही पुराने लेक्चर खत्म करे हैं, बैकलॉग तुम्हारा डन हो चुका है, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा sp2 हाइब्रिडाइज अगर मेरी कार्बन है तो यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 33.33%। और sp3 के अंदर बेटा परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? 25% s कैरेक्टर, ठीक है। तो हैलोअरीन के अंदर जो कार्बन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है बेटा, यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर होता है 33.33। वहां पर sp3 हाइब्रिडाइज थी हैलोएल्केन में, 25% इज द s कैरेक्टर। हम कहते हैं भाई परसेंटेज s कैरेक्टर जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। यानी जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो यहां पर क्या होता है बेटा हैलोअरीन्स के केस में, क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है, तो यहां पर जो कार्बन होती है, ठीक है, जो आपकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पर जो कार्बन होती है बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, 25% s कैरेक्टर होने की वजह से
यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर कार्बन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। अब यहां पर कार्बन और हैलोजन में लड़ाई हो रही है। कार्बन कह रहा है मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, हैलोजन कह रहा है मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। कार्बन कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, हैलोजन कह रहा है नहीं मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। तो यहां पर दोनों लड़ रहे होते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पर क्योंकि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, तो यहां पर बेटा हैलोजन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं हैलो एल्केन्स के अंदर कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा पोलर होता है, ठीक है। और हैलोअरीन्स के अंदर कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है, ठीक है, वो कैसा होता है बेटा, लेस पोलर होता है। बॉन्ड की अगर पोलैरिटी कम होगी तो हैलोजन आसानी से जाएगा नहीं, बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। जल्दी बोलो भाई, पहला पॉइंट क्लियर है सबको? आर वी क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट? दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। यहां पे बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन भी अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, हैलोजन भी खींच रहा है, दोनों लड़े मरे जा रहे हैं कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहां पर बॉन्ड इतना पोलर नहीं होता। बॉन्ड बेटा तब पोलर होगा जब एक दूसरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो हैलो एल्केन्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हैलोजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर हैलोजन शेयर्ड पेयर को खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर क्या हो जाता है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ जाते हैं, बॉन्ड यहाँ पे पोलर हो जाता है, हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, जो पहले भी पढ़ा था हमने कि कार्बन हैलोजन का बॉन्ड पोलर होता है। पर हैलोअरीन्स के अंदर बेटा कार्बन हैलोजन का बॉन्ड कम पोलर होता है, क्योंकि यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन sp2 होती है, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो अब ये हैलोजन से लड़ना शुरू कर देगा कि तू इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा, मैं खींचूंगा। तो अब यहाँ पे कार्बन भी खींचने की कोशिश कर रहा है, हैलोजन भी खींचने की कोशिश कर रहा है, दोनों लड़े जा रहे हैं कौन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड के अंदर उतनी पोलैरिटी आती ही नहीं है। पोलैरिटी बेटा तब आती है जब एक एटम ज्यादा खींचे, जैसे मैंने तुम्हारी क्लास में एग्जाम्पल दिया था ना, अगर हम 1000 रुपए बराबर बांट रहे हैं, 500 500, मैंने अगर ज्यादा शेयर रख लिया, मान लो ऐसे कर लेते हैं, नेहा यादव ले लेते हैं, नेहा और मैं 1000 रुपए बराबर बांट रहे थे, 500 नेहा पे 500 मुझ पर, क्योंकि मैं उसकी टीचर हूं तो मैं नेहा पे रौब दिखा सकती थी, नेहा 500 में से 250 और मुझको दे दो। तो अब 750 मुझ पर, नेहा पे अब 250 ही बचे, है ना, 500 थे 250 और मैंने छीन लिए, क्योंकि मैं ज्यादा कह लो पावरफुल थी, मैं उसकी टीचर थी, वो बेचारी मुझे मना थोड़ा ना कर पाती, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, नेहा बेचारी कम, उसके पास पैसे कम, मुझ पर पैसे ज्यादा, तो कार्बन हैलोजन में हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस पर ज्यादा, कार्बन पे कम। पर अब मान लो नेहा कहे नहीं मैडम मैं आपकी स्टूडेंट हूं, मेरे को बराबर चाहिए, आप मेरे साथ ये पार्शियलिटी नहीं कर सकती। अब मैं कह रही हूँ नहीं नेहा मैं तुम्हारी टीचर हूँ, वो कह रही नहीं मैम मैं भी तो आपकी स्टूडेंट हूँ, तो पैसों का आप इतना हेर फेर कैसे कर सकते हो, है ना। तो उस केस में क्या हुआ, अब नेहा ने आवाज उठाई, यहां पर कार्बन ने भी आवाज उठाई, कार्बन कह रहा है मैं भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, इलेक्ट्रॉन तू क्यों खींचेगा हैलोजन, मैं भी खींचूंगा। इसीलिए बेटा यहां पर बॉन्ड क्या होता है, कम पोलर हो जाता है, लेस पोलर होता है। हैलो एल्केन के अंदर कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। ठीक है नेहा, जस्टिस फॉर नेहा, नेहा ने अपने लिए खुद जस्टिस ले लिया मुझसे ठीक है, ओके जी। बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर ये 11वीं में कभी पढ़ाया जाता था कि अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो उसमें से एक एस का है, तो बेटा 1/3 इंटू 100 फ्रैक्शन ही तो है, परसेंटेज ही तो है।
यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है, एक एस का 3 पी के, 4 में से एक एस का है तो बेटा 1/4 इंटू 100, 25% एस होगा, 75% पी होगा। नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट सबको क्लियर है, सेकंड पॉइंट आ रहे हैं बेटा, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब होता क्या है, जो आपके हैलोअरीन्स होते हैं बेटा, ये जा रहे होते हैं रेजोनेंस। ये हो गया हमारा कोई हैलोअरीन, ठीक है, एक्स आपका हैलोजन हो गया। तो यहां पर बेटा रेजोनेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इधर आए, ध्यान से देखते चलना और साथ साथ नोट्स बनाते रहो भाई। यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा और हैलोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, नोट नहीं करा था क्या यार? अच्छा मैं बैक स्लाइड कर दूंगी, अभी रुक जाओ, तुम जगह छोड़ दो, मैं बैक स्लाइड अभी कर दूंगी बेटा। चलिए, सो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस हो रहा होता है हैलोअरीन्स के अंदर। अब अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो बेटा कुछ ऐसा आएगा कि बेंजीन रिंग के अंदर कौन सा चार्ज घूम रहा है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है बेटा, उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है और हैलोजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। सो यहां पर क्या हो रहा होता है बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस in haloarenes, of course, due to resonance in haloarenes, CX बॉन्ड का मतलब है बेटा जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, आप देख रहे होगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वहां पे डबल बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है। सो ड्यू टू रेजोनेंस इन हैलोअरीन्स, कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कैसा बॉन्ड बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, which makes it difficult to break and nucleophile finds difficulty to attack, ठीक है। अब बेटा होता क्या है कि जब तक कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा नहीं, चाहे हमने SN1 करा चाहे SN2 करा, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता था और न्यूक्लियोफाइल के साथ नया बॉन्ड बनता था। पर हैलोअरीन्स के अंदर क्या होता है बेटा, कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड में अब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने लगता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से एनी डे स्ट्रॉन्गर होता है। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बन गया तो अब ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। अगर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे? क्योंकि जब बेटा X हटेगा न्यूक्लियोफाइल तो तभी आ पाएगा ना। बात समझ आ रही है? हाँ,
सो यहाँ पर बेटा क्योंकि बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो बॉन्ड टूटता नहीं है आसानी से। अगर बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल इसको हटाकर आएगा कैसे, है ना। जब तक मैं किसी को हटाऊंगी नहीं, मैं उसकी जगह ले नहीं पाऊंगी। अगर मुझे उसे हटाना है और वो जिद पे अड़ा, मैं हटूंगा ही नहीं, तो हमारे बीच में फिर तू मैं होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, वो हट ही नहीं रहा होता। न्यूक्लियोफाइल कह रहा है हट जाना, वो कह रहा है मैं टूटूंगा ही नहीं बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर कैसे हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। डबल बॉन्ड बेटा रेजोनेंस है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैलोजन अपने दे देता है, तो यहाँ पर सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है ना आपको। यहां तक क्लियर है। तो बेटा इंटरनेट चला गया था, तो इसीलिए हम क्लास को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, तो जितना लाइव हो पाया, बट बचा हुआ पोर्शन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट कांट हेल्प, टेक्निकल इशू हो जाते हैं। सो हमने यहाँ तक क्या बात करी थी भाई, कि अगर हैलोअरीन्स में रेजोनेंस हो रहा है और जो होता है, तो यहाँ पर क्या था बेटा, कार्बन और जो हैलोजन का बॉन्ड है हमारा, वो कैसा कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड अब पूरी तरह सिंगल नहीं है पर बॉन्ड पूरी तरह डबल भी नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा गया कि डबल बॉन्ड आ रहा था, ठीक है, पर सिंगल भी था, तो बॉन्ड सिंगल और डबल के बीच में कहीं होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है बेटा, डबल बॉन्ड पार्शियल भी हो, सिंगल से तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाता, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। तो दूसरा रीजन ये होता है, पहला रीजन था कि हैलोअरीन में कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है वो लेस पोलर होता है, इसकी वजह से। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से होता है। ऑल्सो कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो होगा बेटा यहाँ पर इन हैलोअरीन्स इज शॉर्टर and less polar than haloalkanes। ये बात क्लियर है सबको। कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है बेटा हैलोअरीन्स के अंदर, सिंगल बॉन्ड हैलोएल्केन्स में था, कार्बन और हैलोजन में, हैलोअरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड था, तो बॉन्ड एक तो छोटा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बेटा यहाँ पर कम हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होता है। बॉन्ड छोटा है, स्ट्रॉन्ग है, लेस पोलर है, आसानी से टूटता नहीं, आसानी से टूटेगा नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ नहीं पाएगा। न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा नहीं तो सब्स्टिट्यूशन होने में क्या होती है बेटा, मुश्किलें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं। यहां तक बात क्लियर है। मैं साइड हो जाती हूं ताकि आप लिख सको। फिर थर्ड पॉइंट करते हैं कि बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों मुश्किल है हैलोअरीन्स में। चलिए चलो, सो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल is repelled by the pi electron density of बेंजीन रिंग। अब होता क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियस लविंग, वो पॉजिटिव चार्ज को चाहता है, उस पर खुद पर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज की चाहत लेके आ रहा है कि मुझे पॉजिटिव चार्ज मिल जाए बेंजीन रिंग के अंदर। पर होता क्या है बेटा, बेंजीन रिंग के अंदर आप देख रहे हो रेजोनेंस में कौन सा चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज। बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स की भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है बेटा, अब न्यूक्लियोफाइल को ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है, इनमें रिपल्शन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जब बेंजीन रिंग पर आकर अटैक करता है, सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करता है,
तो उसको अट्रैक्शन नहीं बेटा रिपल्शन मिलती है, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, उसको ऐसी जगह चाहिए जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग का मतलब है वो पॉजिटिव चार्ज चाहता है, नेगेटिव तो उस पर खुद पर है। तो यहां पर क्या होता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को बेटा बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई बॉन्ड्स की, वो रिपल्शन देती है, तो न्यूक्लियोफाइल आकर खुश नहीं होता। और आखिरी रीजन कि हैलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं अच्छे से होता, सो फोर्थ रीजन है बेटा ऑन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ हैलोअरीन्स, ऑन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ हैलोअरीन्स, अगर बेटा हैलोअरीन्स खुद से आयनाइज हो जाए, यानी कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। सो ऑन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ हैलोअरीन्स, फिनाइल केटायन, फिनाइल केटायन इज जनरेटेड। अब होता क्या है बेटा, अगर हैलोअरीन SN1 जा रहा होता, SN1 में क्या था, पहले स्टेप में कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटता था और कार्बोकेटायन बनता था। तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, फिनाइल का कार्बोकेटायन बनेगा और हैलाइड आयन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता था SN1 में। अब अगर तो बेटा हैलोअरीन SN1 जाए, यानी सेल्फ आयनाइज हो जाए, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूट जाए, तो यहां पर क्या होता है बेटा, फिनाइल केटायन बनता है। फिनाइल केटायन इज फॉर्म्ड, जो बहुत अनस्टेबल है, यहां पर कोई स्टेबल चीज नहीं बन रही है, अनस्टेबल होता है। सो फिनाइल केटायन इज फॉर्म्ड which is highly unstable and therefore haloarenes do not undergo nucleophilic substitution reaction via SN1 mechanism। ये बेटा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू तो कभी भी नहीं जाएगी, अगर जाना भी होगा, गई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो SN2 से चली जाएगी, पर SN1 से नहीं जाएगी, क्योंकि SN1 के अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। हैलोअरीन्स के अंदर अगर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा तो फिनाइल केटायन बनता है, और फिनाइल केटायन आपका कैसा है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल चीज नहीं बनना चाहती। तो यहां पर अगर हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गई भी तो SN1 से नहीं जाएगी, SN2 ही प्रेफर करेगी। तो हमने बोला कि हैलोअरीन्स में बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से होता है, ये जाना चाह नहीं रही होती हैं, क्योंकि कार्बन हैलोजन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड लेस पोलर होता है, न्यूक्लियोफाइल को भी रिपल्शन मिल रहा होता है, SN1 से जाए तो फिनाइल केटायन बनता है जो अनस्टेबल होता है, तो ये जाना ही नहीं चाह रही होती हैं। गई भी अगर तो बेटा बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में जाती हैं, और कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर करेंगी, SN2। कौन सा करेंगी, SN2। सो यहां पर हम लिख लेते हैं कि हैलोअरीन्स जो है बेटा, हैलोअरीन्स undergo nucleophilic substitution reaction in extreme conditions। भाई बहुत ही भयंकर कंडीशंस में जाती हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि बेटा आप टेम्परेचर भी हाई दे रहे हो, आप प्रेशर भी दे रहे हो, आप कैटलिस्ट की भी प्रेजेंस दे रहे हो, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाती नहीं है, और अगर जाती भी है, ओए होए मिट जाता है। तो ये कौन सी कंडीशंस में जाती है बेटा, एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है, बहुत ही विगरस कंडीशन देनी पड़ती है हमको, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ये वाला क्वेश्चन, ओ स्टार क्यों चला गया मेरा, स्टार नहीं जाना चाहिए, सॉरी, नो 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 नो। सो दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड PYQ कि why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction। तो बेटा सवाल के नंबर देख लेना कितने नंबर का पूछा गया है, अगर 3 नंबर में है तो पहला,
और दूसरा पॉइंट मेन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल वाले थियोरेटिकल क्वेश्चंस में ये सवाल बार बार पूछते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं बेटा कि अगर हैलोअरीन्स ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाना भी है तो क्या एक्सट्रीम कंडीशन हमें देनी पड़ती है अपने एंड से। तो अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो देखो जरा यार, ये हो गया बेटा आपका क्लोरोबेंजीन, एक हैलोअरीन हो गया। तो अब देखो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कितनी विग्रस कंडीशन में कराएंगे। चलिए, पहले में हम क्या कर रहे हैं बेटा, हैलोअरीन को मैं ट्रीट करा रही हूं एक्वस NaOH के साथ 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दे रही हूं जो बहुत हाई है। तुम समझ रहे हो हम पर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है बेटा, 300 एटमॉस्फेयर सोच रहे हो कितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जनरेट होगा आपका OH माइनस। याद करो जब हमने एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करा था एक्वस NaOH KOH मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो बेटा OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता था, इसको सब्स्टिट्यूट करता था तो क्या बनता था ROH, NaOH लोगे तो NaX, KOH लेते थे तो KX बनता था, अल्कोहल बनता था, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा बेटा, पहले स्टेप में यहां पर बनता है आपका O माइनस Na+, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बुलाते हैं बेटा जी, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर जब बेटा इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, OH लग जाता है Cl हटकर, और अब जो कंपाउंड बना इसको बुलाते हैं फिनॉल, ठीक है। तो यहां पर बेंजीन पे Cl हटकर OH जो आता है बेटा वो 2 स्टेप में आ रहा है। पहले आपका Cl हटकर O माइनस Na+ आता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस करके आपको फिनॉल मिलता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्लोरोबेंजीन से फिनॉल इस मेथड से बनाने के प्रोसेस को बुलाते हैं बेटा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर डाउस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा, डाउस प्रोसेस। ये मैं फिनॉल में दोबारा रिपीट करूंगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो ये दोबारा आएगा तब पूछूंगी तुमसे मैं, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हम बेटा हैलोअरीन को ही एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस, Cu2O की प्रेजेंस हो, कॉपर 2 मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, 60 atm का प्रेशर हो, तो यहां पर Cl हटकर आ जाता है बेटा NH2, और तब जो आपको यहां पे कंपाउंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटा, एनिलीन। क्या मिल रहा है, एनिलीन। सो दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl हटता है NH2 आता है और HCl निकल जाता है आपका, ठीक है। हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया था ना RX का, याद करो हॉफमैन अमोनोलिसिस पढ़ाया था तुमको, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। पर आप कंडीशन देख रहे हो बेटा, वहां पे सिर्फ NH3 था, या NH3 है, हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट की भी मदद लेनी पड़ रही है हमको। नेक्स्ट है बेटा, अगर आप CuCN के साथ रिएक्शन कराते हो इन DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड फॉलोड बाय हीटिंग, ठीक है। सो बेटा DMF जो होता है एक सॉल्वेंट होता है पोलर एप्रोटिक, यानी पोलर तो होता है पर H+ नहीं देता, और पोलर एप्रोटिक में बेटा जो मैकेनिज्म लगता है वो SN2 लगता है, तो ये कहीं ना कहीं हिंट है आपके लिए SN2 की।
तो यहां पर क्या होता है बेटा जी, Cl हटकर क्या लग जाता है, Cn लग जाता है ना। Cl हटेगा, Cu प्लस Cn माइनस का न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और इस कंपाउंड को बुलाते हैं बेटा बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। अब बेंजोनाइट्राइल को अगर आप फर्दर, ठीक है, फर्दर रिएक्ट कराओ with dilute HCl or with hydrogen in the presence of palladium या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमें फर्दर प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हमने बेंजोनाइट्राइल को बेटा डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कराया यानी हाइड्रोलिसिस कराई, तो आपको मिलता है बेटा जी COOH और इस कंपाउंड को बुलाते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बुलाते हैं बेटा जी, बेंजोइक एसिड। अब ये काम कहां पे आएगा यार, कन्वर्जन के सवाल में। मान लो उसने मेरे को क्वेश्चन दे दिया कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, मैं तो सोचती रह जाऊंगी, तुम भी सोचते रह जाओगे कि Cl हटाकर COOH कैसे लेकर आए भाई। Cl में तो कार्बन ही नहीं है, यहाँ पर COOH एक कार्बन लेकर आनी है, कैसे लेकर आए। तो क्या करेंगे बेटा, पहले क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो विग्रस कंडीशन में हो रही थी, यानी इसको CuCN के साथ ट्रीट कराएंगे, तो Cl हटकर क्या लग जाएगा, Cn लगेगा। फिर इसकी जब हमने डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करी तो जो Cn है वो किस में बदल जाता है बेटा, आपका COOH में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके कन्वर्जन में काम आती हैं। अब अगर हमने बेंजोनाइट्राइल को बेटा ट्रीट कराया हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम की प्रेजेंस में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ध्यान से देखना, बेंजोनाइट्राइल है ये बेटा C∼N, ये दो बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ 2H और यहाँ 2H लग जाएगा, एक टूटता है तो HH, एक और टूटेगा तो एक और H, एक और H, तो आपको मिल जाएगा CH2NH2। ठीक है, जल्दी बोलो भाई, ये बात क्लियर है, CH2NH2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल्स लग रहे हैं और बेटा नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जनरेट हो जाता है आपका प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा प्राइमरी, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा तो टर्जरी अमीन। ठीक है, क्योंकि अमीन की डिग्री बता रही हूं मैं, अभी कार्बन की नहीं बता रही हूं, राइट। सो यहाँ पर बेटा हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गया भी तो इट इज अंडरगोइंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस भाई, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हीट लग रही है, मतलब हीट तो लगी रही होती है, कंडीशन हार्श होती है, विगरस होती है, क्योंकि खुशी से न्यूक्लियोफिलिक जाना नहीं चाहता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर वी क्लियर विद दिस? जल्दी बोल दो भाई, है ना, लाइव नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें लाइव की फील तो देंगे। ठीक है, यहां तक सर नोट करें फटाफट से बेटा, फिर आगे बात करते हैं। चलो, अब अगर मैं क्या करूं कि हैलोअरीन के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, हाउएवर बाय इंट्रोड्यूसिंग at least one strong electron withdrawing group, इन्हें पहले लिखो फिर समझेंगे, like NO2, CF3 एटसेट्रा। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाम से समझ आ रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट में होता था
कि दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होता था, माइनस आई प्लस आई। प्लस आई तब होता था जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, और माइनस आई तब होता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो अगर हम हैलोअरीन्स के अंदर कोई एक स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट एक से ज्यादा मैं लगा सकती हूँ, however by introducing at least one strong electron withdrawing group like NO2, CF3 etc at ortho or para position, at ortho or para position to halogen, to halogen atom, haloarenes become more susceptible, थोड़ी भारी इंग्लिश के लिए हम आपको अभी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे कि क्या लिखा है हमने इतनी भारी अंग्रेजी में, ठीक है। सो हमने क्या कहा कि अगर हम बेटा ऑर्थो या पैरा पोजिशन, जो मेरा हैलोअरीन है, अब मेरा हैलोअरीन क्या था, बेंजीन रिंग पर हैलोजन लगा हुआ, हैलोजन के अगल बगल वाली पोजीशन कौन सी होती है बेटा, ऑर्थो, ठीक है। हैलोजन की एक पोजीशन छोड़ के यानी ऑल्टरनेट, यानी ये वाली पोजीशन कौन सी होती है बेटा जी, मेटा, और हैलोजन के एग्जैक्ट ऑपोजिट वाली जो होगी, है ना, ये वाली पोजीशन, ये कौन सी होती है, पैरा। तो अगर ये 1 है, 1 2, ठीक है, ये 1 2 भी हो सकती है, ये भी तो 1 है तो 2 हो सकता है। 1 2 बेटा ऑर्थो होता है, 1 3 आपका मेटा होता है, और 1 4 आपका कैसा होता है, पैरा पोजीशन होता है। तो हमने क्या कहा, हैलोजन एटम की अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हम एटलीस्ट एक से ज्यादा लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देना, तो हैलोअरीन्स फिर भी they become more susceptible towards nucleophilic substitution reaction, यानी ये substitution चली जाएंगी, कहेंगी चल ठीक है, जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो हम चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझेंगे, तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूं। तो ये बेटा हमारा था क्लोरोबेंजीन, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2, और अब हमने इसकी रिएक्शन कराई एक्वस NaOH के साथ 170 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो आप देखोगे कि जब मैं पहले इसकी रिएक्शन करा रही थी, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, तो बेटा मेरे को 300 भी नहीं, 350 का टेम्परेचर देना पड़ रहा था, और 300 ATM का प्रेशर देना पड़ रहा था, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है, तो मैंने इस स्टेप और इस स्टेप को कंबाइन करके लिख दिया। पर अब आप देख रहे होगे जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा यहाँ पर, तो मेरा टेम्परेचर कम हो गया, 350 से मुझे 170 देना पड़ रहा है, प्रेशर तो देना ही नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है कि अब मेरी कंडीशन थोड़ी माइल्ड हो गई है, क्यों मेरा हैलोअरीन अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चला जाएगा आसानी से, थोड़ा आसानी से। तो यहां पर क्या होगा बेटा, आपका Cl हटेगा और OH आ जाएगा, NO2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो इसकी हो रही है। तो यहां पर कंडीशन कम हो गई है, मतलब विग्रस कम हो गई है। अब हैलोअरीन फिर भी आसानी से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जा रहा है, और वो इसीलिए होता है बेटा क्योंकि जैसे ही आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अब अगर ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब बेंजीन रिंग की बेटा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज की चाहत के लिए आ रहा था, बेंजीन रिंग में अगर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए आना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पर आना चाहता है बेटा जहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, यानी पॉजिटिव एक बार को फिर भी थोड़ा होगा, नेगेटिव कम हो रहा है,
तो क्या होता है, NO2 जब आता है या NO2 हम लगाते हैं तो वो अपनी तरफ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। अब जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींच रहा होता है तो अब न्यूक्लियोफाइल फिर भी एक बार को आना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, तो हैलोअरीन्स बेटा दे बिकम मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मैंने एक नाइट्रो लगाया, मैं एक और नाइट्रो लगाती हूँ पैरा पर, तब देखना क्या कमाल होगा। तो हमने क्या करा बेटा, एक और नाइट्रो लगा दिया, हमने कहा भाई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचो तुम। तो अब क्या करा हमने बेटा, पैरा पोजीशन पर भी लगा दिया और देखा कि कंडीशन यार और माइल्ड हो गई, यानी अब टेम्परेचर और कम हो गया। पहले 170 देना पड़ रहा था, अब 95 ही देना पड़ रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर आप देखोगे बेटा Cl हटेगा और OH आ जाएगा, तो अब और आसानी से आ गया, कंडीशन और माइल्ड हो गई। और अगर तो बेटा मैंने 3 नाइट्रो लगा दिए ना तीनों पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा सारी पोजीशन पर, तब तो रिएक्शन ऐसा दौड़ते हुए होता है, ऐसा धुंधुन हो जाता है कि बस क्या ही बताएं। तो अगर आपने 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो बेटा 3 जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रही है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। अब तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि न्यूक्लियोफाइल कह रहा ओए होए होए, मेरे तो मजे ही आ गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है, मैं तो बहुत आराम से अटैक कर सकता हूं। तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है ना, कोई बेस नहीं दे रहे हैं। वो पूछ रहे थे कितने बजे तक क्लास है, मैंने कहा 8 बजे तक। सो यहां पर अब क्या बन जाएगा बेटा जी, Cl हटेगा और क्या लग जाएगा आपका OH, NO2 सब एज इट इज रहेगा। कहानी क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या क्या बातें करी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जान ही रहे थे, इनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें क्यों आ रही थी वो हमने बात कर ली, 4 दिक्कतें आ रही थी इनको। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्डलेस पोलर था, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी हैलोअरीन में, न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन मिलता है बेंजीन रिंग से, और फिनाइल के टायन अगर बन गया SN1 से तो वो अनस्टेबल होता है। तो हमने कहा हैलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जाती है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट, फलाना ढिमकना, बहुत सारी कंडीशंस हमको लगानी पड़ती है। However, अगर तो हमने बेटा हैलोअरीन के अंदर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर एटलीस्ट कोई भी एक पोजीशन पर, आप सब पर भी लगा सकते हो, अगर हमने एटलीस्ट एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, तो अब हैलोअरीन्स में बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा आसान होने लगता है। मैंने एक नाइट्रो लगाया, 350 से 170 पे आ गए हम। मैंने 2 नाइट्रो ग्रुप लगाए ऑर्थो पर और इस बार पैरा पे भी लगा दिया, तो यहां पर बेटा 95 और कम हो गया टेम्परेचर। और अब अगर हमने ऑर्थो, पैरा और नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा दिया, तीनों पोजीशन पर लगा दिया, तो अब तो मुझे ना NaOH देना पड़ रहा है, ना हीट करना पड़ रहा है, ना कैटलिस्ट, ना कुछ, ना प्रेशर, सिर्फ पानी के साथ गर्म कर दो, पानी भी दे दोगे तो तुम ये रिएक्ट कर जाएगा। ये जो कंपाउंड बन रहा है बेटा जी, इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 2,4,6, 3 बार नाइट्रो आया तो बेटा ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी कंपाउंड को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड।
ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे, रिपीट होगा। पिक्रिक एसिड येलो कलर का कंपाउंड होता है, काफी कोरोसिव होता है और हाथ वाथ पे गिर जाए, सॉलिड होता है पर अगर हाथ पे भी गिर गया तो बर्न्स वगैरह कर देता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? नोट कर ले फटाफट से तो हम फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज है ना, कह रहे हो मैम कितनी चीज, बेटा ये इंपॉर्टेंट बहुत है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाउएवर, अब आप कहोगे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में सवाल आया या नहीं आया, आना तो चाहिए था कि मैम हमने नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्यों लगाया, मेटा पर क्यों नहीं लगाया। तो अब एनसीईआरटी के तो दिमाग में सवाल आया, उसने तुमसे सवाल पूछा भी हुआ है, वहां पे एक बिल्कुल स्पेशल बॉक्स बना हुआ है येलो से कलर का, उसमें उन्होंने आंसर दे रखा है कि काहे, वाई, दूसरे कलर से लिखते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम मेटा पोजीशन पर नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है, however by introducing NO2 group at meta position has no pronounced effect, has no pronounced effect। रीजन मैं पहले लिख रही हूं, समझा भी दूंगी। Because the carb anion formed is not stabilized, is not stabilized by NO2 group at meta position। तो हमने क्या कहा कि जब हम NO2 ग्रुप को या CF3 कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा पर ही लगाने का फायदा होता है, मेटा पे लगाने का फायदा नहीं होता है। आसान भाषा में बोला है मैंने, हिंदी में, है ना, इतनी कॉम्प्लिकेट चीज को मैंने आसान में बोला कि NO2 को मेटा पे लगाने का कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। वहां पर क्यों कोई फायदा नहीं होता, इस चीज को समझते हैं ना। तुम देखो मैंने क्या लिखा कि जब हम NO2 या CF3 को लगा रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा पर ही लगाने का फायदा है, तभी हैलो अरीन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मोर ससेप्टेबल हो जाती है, मोर रिएक्टिव हो जाती है, एक बार को रिएक्ट करना शुरू कर देती है, चली जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें NO2 लगाना है ना तो ऑर्थो पैरा पे ही लगाना पड़ेगा, मेटा पे लगाने का कोई फायदा नहीं होता। हम तो भाई वही चीज करेंगे जो जिससे हमको फायदा मिले। तुम भी आज की डेट में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इसीलिए कर रहे हो, तुम भी अपना फायदा ढूंढ रहे हो, कोई तुम टाइम पास के लिए नहीं कर रहे। तुम क्या फायदा ढूंढ रहे हो कि भाई हम पढ़ेंगे अच्छे से, हमारे नंबर अच्छे आएंगे, हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, लाइफ में स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे भी बेटा अगर हम NO2 लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाएंगे ना, कहीं भी थोड़ा ना लगा देंगे। तो यहाँ पर मेटा पर लगाने का कोई फायदा नहीं होता, और वो इसीलिए नहीं होता। अब देखो जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। मैंने क्या करा, तीनों दिखाती हूं तुमको कि तीनों जगह पर स्टेबिलिटी कैसे आ रही होती है। ये हो गया बेटा आपका हैलोअरीन। अभी NO2 कहां पर लगा हुआ है बेटा, आपका ऑर्थो पर, और इसका मैंने रिएक्शन कराया OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो यहां पर क्या होगा देखें जरा, ध्यान से देखना। ये पाई बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड यहां गया तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर चले गए, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। OH माइनस बेटा यहां आएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव कार्बन पे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा आपका। तो यहां पर क्या होता है,
या चलो अभी इसको रहने देते हैं। ये बॉन्ड यहां आया और बेटा OH माइनस जो होगा वो इस कार्बन पर आकर लग जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहां गया नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, OH माइनस नेगेटिव वाला पॉजिटिव कार्बन पर आकर अटैक करेगा, तो यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा आपको जब ओए होए होए नहीं 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 नहीं, तो यहां पर कुछ ऐसा बन जाता है बेटा जी। इस कार्बन पर नेगेटिव था, यहां पर Cl है और यहीं पर अभी OH लग गया, ठीक है। बाद में Cl निकल जाएगा, OH स्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे, इसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन। कार्बन पे पॉजिटिव आता है कार्बोकेटायन, कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है कार्बन आयन। ये जो कार्बन आयन बन रहा है ये फर्दर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे स्टेबलाइज हो जाता है बेटा, ये वाले नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर रेजोनेंस हो जाएगी। ये जो कार्बन आयन बना बेटा ये स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि NO2 ग्रुप ने इसको फर्दर रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड N O माइनस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां तक बात क्लियर है। सो यहां पर क्या हो रहा है, जो कार्बन आयन बन रहा है नाइट्रो ग्रुप क्योंकि ऑर्थो पर था, तो यहाँ पे फर्दर रेजोनेंस हो गई, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड उधर निकला, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, स्टेबिलिटी आ गई, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है। मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से रेजोनेंस हो रहा है। सो यहाँ पर जो कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज है नाइट्रो ग्रुप उसको फर्दर स्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप में फर्दर और रेजोनेंस हो जाती है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। एनसीईआरटी में बेटा सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, मैंने सारे नहीं बनाए हैं क्योंकि वो काम के नहीं है मेरे। आप बोलोगे तो बना देंगे। यहां तक बात क्लियर। अब जरा देखो पैरा पर लगाने से क्या फायदा होगा, तो ये केस 1 ले लिया मैंने जब नाइट्रो ऑर्थो पे लगा था। केस 2 लेते हैं, अब की बार क्या करते हैं यार, नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं पैरा पर। हमने कहा ऑर्थो या पैरा कहीं पे भी लगा दो, सारे ऑर्थो पैरा पे भी लगा दो। अब देखो जरा, अब क्या होगा जब आपका न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, तो बेटा फिर से वही, ये बॉन्ड इधर निकलेगा और ये OH माइनस इस कार्बन से जुड़ेगा। ध्यान से देखना, तो यहां पर क्या होता है बेटा जी, Cl इधर, OH इधर, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और यहां NO2, ठीक है। ये OH इधर आया, ये बॉन्ड इधर निकला बेटा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, OH माइनस ने यहां कर बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहां पर रेजोनेंस होगी, अब यहां पर कैसे रेजोनेंस होगी बेटा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये इधर निकल गया, फर्दर रेजोनेंस हो गई। अब क्या मिलेगा मुझको, अब क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड, ये वाले नेगेटिव चार्ज से यहां बॉन्ड, इधर Cl था, इधर OH है, ठीक है। ये हो गया N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तुम चाहो तो तुम ऐसे दिखा सकते हो अंदर की साइड, पर मैं बाहर प्रेफर करूंगी। ये आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज है ना, ये बॉन्ड इधर निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे बेटा फर्दर रेजोनेंस हो सकता है, फिर से ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर निकलेगा, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रो लगाने पर, रेजोनेंस होने पर, जब पैरा वाली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा यानी कार्बन आयन वहां पर जब बनेगा,
तो बेटा ये वाला नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। पर अब देखना, जब मैं मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगी तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे केस 3। जब मैंने ऑर्थो पर लगाया तो नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे आ रहा है, नाइट्रो ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर रहा है। मैंने जब पैरा पे नाइट्रो लगाया तो भी बेटा रेजोनेंस होते होते जब पैरा वाली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, NO2 ने उसको भी स्टेबलाइज कर दिया। पर अब देखेंगे कि अगर मैं नाइट्रो को मेटा पोजीशन पर लगाऊं तो क्या मुझे कुछ फायदा होगा, क्या हमें वहां पर कुछ भी स्टेबिलिटी आ पाएगी क्या यार। तो अब हम देखेंगे बेटा हमारा केस 3। तो अब क्या करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को हम कैसे बेंजीन बना रहे हैं, ऐसे, ठीक है। अब हमने बेटा नाइट्रो लगा दिया मेटा पर, और हम देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पर लगाने से कुछ भी फायदा हो रहा है। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ओए होए होए होए। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, फिर से ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। तो यहाँ पर NO2, इधर Cl, इधर OH, और इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब बेटा रेजोनेंस होगा तो ये इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर निकलेगा, तो देखना क्या होगा, ये इधर आया, ये इधर आ गया, ये वाले बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये OH, ये Cl, और मेटा पर लगा था NO2। अब यहां पर क्या होता है, मैं NO2 आपको एक्सपैंड करके भी दिखा देती हूँ। यहां पर क्या होता है बेटा, नाइट्रो ग्रुप जहां मेटा पोजीशन पर लगता है, नेगेटिव चार्ज वहां पर आता ही नहीं है। जो कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा था, या फिर बेटा अगर रेजोनेंस हो रही है तो वो पैरा पोजीशन पर आ रहा है। NO2 जब ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा था तो वो इस नेगेटिव चार्ज को फर्दर स्टेबलाइज कर पा रहा था रेजोनेंस से। पर जब बेटा NO2 मेटा पोजीशन पर लगा है तो लगाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, नेगेटिव चार्ज मेटा वाली कार्बन पर आता ही नहीं है। जब मेटा वाली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, NO2 उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब मेटा पर नेगेटिव आएगा ही नहीं, कहाँ आया नेगेटिव, ऑर्थो से ये वाला बॉन्ड जब खिसका तो बेटा नेगेटिव चार्ज पैरा पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पैरा पे आ रहा है, जब NO2 मेटा पे लगाए, नेगेटिव चार्ज मेटा पे आया ही नहीं, तो वो स्टेबलाइज भी नहीं हो पाता। बात क्लियर है। तो हमने यही बोला कि however by introducing NO2 group at meta position has no pronounced effect, क्योंकि मेटा पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मेटा पर नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं कार्बन पर, तो NO2 उसको स्टेबलाइज भी नहीं कर पाता। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है तो वो कहाँ लगाएंगे बेटा, या तो ऑर्थो पर या फिर कहाँ लगाएंगे, पैरा पर, ठीक है। बात क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल काफी आता है PYQs में। Are we clear? Can we move to the next chemical property? चलिए, नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना, पहला करा न्यूक्लियोफिलिक जाती नहीं है, गई भी तो बहुत मुश्किल से जा रही थी, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। अब अगर हम बात करें बेटा हैलोअरीन्स की, तो हमने ये पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि हैलोअरीन्स क्या जाती हैं बेटा, रेजोनेंस जा रही थी। हैलोअरीन्स क्या चाहते हैं बेटा, रेजोनेंस चाह रहे थे, तो अगर हम बनाएं ये ऐसे, ये बॉन्ड इधर निकल जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड X और हैलोजन पर पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये यहां घुमा बेटा, ये 11वीं का था, ये तुम्हें मैंने GOC में भी दोबारा पढ़ाया हुआ है। रेजोनेंस आना बेंजीन रिंग का तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगा तो कैसे कहानी बनेगी हमारी आगे की।
पॉजिटिव हैलोजन पर, फिर ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला इधर आया है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, ये बॉन्ड इधर गया। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। और लास्ट में क्या होगा बेटा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वापस चले गए, तो आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा। तो तुमने बेंजीन रिंग इससे शुरू करा था, पाई बॉन्ड तुम्हें उल्टा होके मिल जाता है जब रेजोनेंस हो रहा होता है। अब हो क्या रहा है बेटा, हैलोअरीन्स में रेजोनेंस हो रहा है, हम पहले भी देख चुके थे, ठीक है। तभी तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था कार्बन हैलोजन के बॉन्ड में। अब होता क्या है यार कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, आपका बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीशीज होती है बेटा, इट इज एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को चाहती है। क्या चाहती है, इलेक्ट्रॉन को। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन की चाहत रख रहा है तो उस पर या तो खुद पर पॉजिटिव चार्ज होता है या उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तुम पर जिस चीज की कमी होगी तुम्हें उसी की चाहत होगी, है ना। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे होंगे, मार्क्स की कमी होगी, तो तुम्हारी चाहत होगी कि मेरे मार्क्स ज्यादा आए। ऐसे बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ भागते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ठीक है। क्योंकि बेटा रेजोनेंस में रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बेटा कौन कौन सी पोजीशन पर आता है, या तो ऑर्थो पर आ रहा है, या फिर कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, पैरा पर। या तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर आ रहा है, या पैरा पर आ रहा है, या कौन सी पोजीशन पर आ रहा है बेटा, ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हैलोअरीन्स में बेटा कौन सी पोजीशन पर, अब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज उसको बेटा खाली ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। कहां पर आता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। या फिर हम ये लिख सकते हैं, ओहो, कि नेगेटिव चार्ज क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन्स की चाहत है ना बेटा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, उसको तो नेगेटिव चार्ज खाली तीन ही जगह पर दिख रहा है, इस वाले ऑर्थो पर, इस वाले पैरा पर, या इस वाले ऑर्थो पर। तो हम बोलते हैं कि हैलोअरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाती हैं, बट जो हैलोअरीन्स होती हैं, ठीक है, ये कैसी होती हैं बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती हैं। They are ortho para directing in electrophilic substitution reaction। यानी अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, तो वो यहाँ पर कहां पे लगेगा बेटा, कहां पर लगेगा, या तो ऑर्थो पर लगेगा या पैरा पोजीशन पर लगेगा, ठीक है। तो हैलोअरीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है आराम से। पर यहाँ पर जो बेटा नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन पर लगता है, इधर एट ऑर्थो और एट पैरा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की चाहत है। नेगेटिव चार्ज क्योंकि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही आ रहा होता है रेजोनेंस के दौरान, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आकर जुड़ता है बेटा, ऑर्थो या पैरा पर, ऑर्थो या पैरा पर। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हैलोअरीन्स जो होती हैं बेटा ये कैसी होती हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती हैं in electrophilic substitution reaction और towards electrophilic substitution reaction भी आप बोल सकते हो। They are ortho para directing towards electrophilic substitution reaction। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो स्टार बना देते हैं। यहां तक लिख लें जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,
सो क्योंकि बेटा नेगेटिव रिच साइट जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं आकर जुड़ता है। और हम क्या कह रहे हैं कि हैलोअरीन्स के अंदर एक और इफेक्ट साथ में हो रहा होता है। अब जो हैलोजन होता है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी एक्ट करता था, याद करो इंडक्टिव इफेक्ट में। सो यहाँ पर क्या होता है, अब ये अपनी आदत से क्या करे, अपनी आदत से मजबूर है। ये नो डाउट बेंजीन रिंग के अंदर अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है, पर अपनी आदत तो दिखाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बेंजीन रिंग से खींचता भी है, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन है इसकी आदत है इलेक्ट्रॉन खींचने की। ये कौन सा इफेक्ट कॉज करता है बेटा, माइनस आई इफेक्ट। नो डाउट रेजोनेंस हो रहा है, ये बेंजीन रिंग में लोन पेयर दे रहा होता है, पर ये थोड़ी बहुत बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच भी रहा होता है, क्योंकि उसकी आदत है। हैलोजन तो काम है हैलोजन का कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। तो हम बोलते हैं कि ओके बेटा, हैलोअरीन्स के अंदर ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट हैलोअरीन्स जो होती हैं, हैलोअरीन्स आर deactivating, हैलोअरीन्स आर deactivating towards इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो जाएगा, पर बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है। हैलोअरीन्स आर डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हम ये बोलते हैं कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन इजीली गोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन as compared to हैलोअरीन्स, ठीक है। बेंजीन के अंदर बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा आसानी से होता है, क्योंकि बेंजीन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला नहीं होता। पर हैलोअरीन्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत अपनी तरफ खींच रहा होता है, माइनस आई इफेक्ट कॉज कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत ही सही बेटा कम तो हो रही होगी। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत कम हो रही होती है, क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होता है, और इलेक्ट्रोफाइल को बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को आने में थोड़ी मुश्किल होती है, मतलब हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर बेंजीन के कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ पे आसानी से ज्यादा होगा, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है। तो हैलोअरीन्स जो होती हैं, दे आर लिटिल डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होती है, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो लगेगा ऑर्थोपैरा पर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी हैलोजन खींच भी रहा होता है। बात क्लियर है? जल्दी बोल दो भाई, बात क्लियर है? ये आज की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। So due to minus I effect, haloarenes are slightly deactivating towards electrophilic substitution reaction, ठीक है। haloarenes में माइनस आई की वजह से जो बेंजीन रिंग होती है बेटा, वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाती जितना ओरिजिनल बेंजीन रिंग जाती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींच लेता है, आपका हैलोजन खींच लेता है। बात क्लियर है? चलिए, सो अब हम बेटा हैलोअरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे फ्लो चार्ट बनाकर। तो ये ले लेते हैं अपना क्लोरोबेंजीन, और यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे।
कुछ तो हो गया है, ये लाइन हमारी नहीं जा रही है। इट्स ओके, हम इसी लाइन से काम चला लेंगे। क्या बोलते हो, कुछ होगा? ये स्लाइड हम डिलीट कर देते हैं ना, हम दोबारा लिख लेंगे, कोई बात नहीं। ओहो हो, कि क्या हो गया यार, ये कुछ तो हो गया नोट्स में। ऐसे तो मेरे नोट्स खराब हो जाएंगे। हम आते हैं जरा ये प्रॉब्लम ठीक करा कर, है ना, हम ये प्रॉब्लम एक बार ठीक कराया है, फिर आते हैं वापस जरा। चलिए, सो बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो गलती मेरी नहीं थी, बोर्ड हैंग कर गया था, मैं घबरा गई, मैं सारे नोट्स में लाइन खिंच गई है, कोई बात नहीं, सिस्टम हैंग कर गया। सो हमने क्या कहा भाई, अब हम बात कर रहे हैं कि हैलोजेन्स में न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, बस बेंजीन से थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन लग जाता है बेंजीन रिंग पे, वो थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, क्योंकि वो थोड़ी सी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ आएगा बेटा, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़िया मिलेगी, यहाँ आएगा तो उसको थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगी, क्योंकि हैलोजन अपनी तरफ खींच भी रहा होता है। तो अब हम अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। बाकी तो नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, बस यही लास्ट टॉपिक करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स हम लाइव क्लास में कर लेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैडम ने सब तो रिकॉर्डेड में खींच दिया एकदम। तो पहला हम कर रहे हैं बेटा इसका क्लोरीनेशन, ठीक है, हैलोजनेशन में मैं क्लोरीनेशन करा रही हूं, यानी क्लोरीन का रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इधर लिखते हैं, in the presence of anhydrous AlCl3 हो सकता है बेटा, FeCl3 हो सकता है, Cl2 की जगह Br2 है, अगर Br2 है तो एनहाइड्रस FeBr3 होगा, कोई भी हैलोजन कैरियर लुईस एसिड जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा सके, क्योंकि जब क्लोरीन AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा AlCl4- बनेगा और आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर मिलेगा Cl+ का। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि हमने देखा जब रेजोनेंस हो रहा था नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर आ रहा था, तो जो अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो इलेक्ट्रॉन की चाहत लेकर आ रहा है, Cl+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको नेगेटिव चार्ज कहां पर मिल रहा है बेटा, या तो ऑर्थो पर या कहां पर मिल रहा है, पैरा पर। तो यहां पर अब जो आपका क्लोरीन आएगा नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये हमने क्या करी है बेटा, इसकी क्लोरीनेशन कह सकते हो या हैलोजनेशन कह सकते हो। अभी हमने क्या करी है, क्लोरीनेशन, इसको जनरल हम वैसे हैलोजनेशन बोलते हैं, तो मैं हैलोजनेशन लिख देती हूँ। अगर आप Cl2 से करा रहे हो तो क्लोरीनेशन, Br2 करा रहे हो तो ब्रोमिनेशन। तो बेटा यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपका जो नेक्स्ट Cl है वो या तो ऑर्थो पर लग सकता है या फिर कहां पर लग सकता है बेटा जी, पैरा पर। कहां पर लग सकता है बेटा, पैरा पर। अब अगर आपसे कोई पूछे नाम तो आप लिख लोगे, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर लिख सकते हो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा बेटा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और यू कैन राइट इट एज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए फटाफट से सोच कर बताएं बेटा, इन दोनों में मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, तुमको मैंने करा रखा है।
जल्दी से सोचें, विच इज मेजर विच इज माइनर। बेटा ज्यादातर केसेस में आपका पैरा वाला कैसा होता है, मेजर, और ऑर्थो वाला कैसा होता है, माइनर। ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में, मेजॉरिटी में, बिकॉज पैरा वाले के अंदर एक सिमेट्री प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई वी से कि पैरा वाला जो आइसोमर होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी हम क्या करा रहे हैं, हैलोअरीन्स की नाइट्रेशन। क्या करा रहे हैं बेटा जी, नाइट्रेशन। सोचे फटाफट से क्या बनेगा। नाइट्रेशन के अंदर बेटा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 प्लस का। तो आप सोचो वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां कहां पर लगेगा, जल्दी से सोचें और बताएं क्या बनेगा। जल्दी सोचो भाई। Cl तो रहेगा, Cl वही रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल बेटा कहां कहां पर आ सकता है, एक बार ऑर्थो पर और एक बार कहां पर आ सकता है बेटा, पैरा पर। नाम क्या हो जाएगा तुम्हारे प्रोडक्ट का, क्लोरो और नाइट्रो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, बट अल्फाबेटिकली बेटा C पहले आता है, N बाद में आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। वैसे तुम लिख सकते हो ये सब, 1 2 3 4 ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। और मेजर माइनर की अगर हम बात करें बेटा तो पैरा वाला विल बी मेजर, ऑर्थो वाला आपका कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर। कैसा हो जाएगा, माइनर। तो पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी हैलोजन, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने क्या कर ली बेटा, नाइट्रेशन। तीसरे में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, या फ्यूमिंग भी हो सकता है, हीट। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्ट देखो बेटा, आपको कुछ नहीं करना, Cl तो वही रहेगा जहां था। अब यहां पर बेटा ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनेशन होती है, सल्फोनेशन में लग जाता है SO3H। तो अब हमने क्या कराई है, सल्फोनेशन। क्या कराई है बेटा जी, सल्फोनेशन। ठीक है, और साथ में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा दोनों पर आ सकता है। तो एक बार SO3H कहां पर लग जाएगा, पैरा पर। कहां पर लग जाएगा बेटा, पैरा पर। ठीक है, हमें पता है पैरा वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर, और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा, माइनर। ठीक है, सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मतलब जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इसका नाम देखो जरा कैसे लिखेंगे बेटा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम होगा बेटा 1 2 3 4 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, 2 क्लोरो बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 3 4 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आर वी क्लियर। ठीक है, तो आपका पैरा वाला मेजर है, ऑर्थो वाला माइनर है, पैरा वाले में सिमेट्री है, ज्यादा बेटर पैक होगा, इसीलिए याद करो हमने पढ़ा भी था, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता था पैरा का। अब बात करते हैं बेटा दो और रिएक्शन, बस दो और रिएक्शन करा रही हूँ, फिर डंडनाडन छुट्टी है तुम्हारी। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, यही फर्दर आपके पास अगर पेज में जगह है तो मैं तो आपको यही कहूंगी आप एक पेज पर ही सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख लो। मेरे पास जगह का अभाव होते हुए, मतलब मैं खिचपिच नहीं करना चाहती थी। चलिए, तो अब जो हम रिएक्शन कर रहे हैं बेटा फोर्थ और फिफ्थ,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही, ठीक है। अब हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का विद CH3Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और एक बार कराएंगे बेटा CH3C डबल बॉन्ड OCl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ठीक है। अब दोनों में देखो क्या बनता है, देखो दोनों जगह Cl तो वही रहेगा। अब क्या होगा बेटा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है, AlCl3 इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो बेटा AlCl4 माइनस बनता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है CH3 प्लस का। तो यहां पर एक बार CH3 ऑर्थो पर और एक बार CH3 कहां पर लग सकता है बेटा, पैरा पर। कहां पे लग सकता है, पैरा पर। पैरा वाला कैसा हो जाएगा बेटा आपका, मेजर, और ऑर्थो वाला कैसा हो जाएगा, माइनर। चलिए लास्ट वाले में ट्राई करें फटाफट से प्रोडक्ट, जल्दी से, फिर छुट्टी। जल्दी से ट्राई करें भाई। चलिए बेटा इस वाले का नाम आई होप आप सबने लिख लिया होगा। क्लोरो और मिथाइल में अगर आप वैसे नाम लिखोगे तो बेटा क्लोरो और मिथाइल में अल्फाबेटिकली 1 क्लोरो, 2 मिथाइल बेंजीन और अगर आप यहां लिखोगे तो अल्फाबेटिकली, क्योंकि अगर आप दोनों को सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हो तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पर जब AlCl3 के साथ रिएक्शन होता है तुम्हारा, तो यहाँ पे ये माइनस वाला इसके साथ चला जाता है AlCl4 माइनस, और यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है CH3CO प्लस का। तो यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट देखो भाई कैसे बनाना है, Cl वही, Cl वही, ध्यान से देख लो भाई। एक बार बेटा ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग जाएगा, COCH3, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो COCH3। एक बार बेटा कहां लग जाएगा, पैरा पोजीशन पर, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है 1 और 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है। 1 2 3 4 इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा 4 क्लोरो एसिटो, इधर लिख रही हूं मैं, फिनॉन, एसिटोफिनॉन। ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, माइनर, और ये वाला प्रोडक्ट आपका कैसा हो जाएगा, पैरा वाला मेजर। कैसा हो जाएगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेटा 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जहां पर एल्काइल ग्रुप लगता है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जहां पर एसाइल ग्रुप लगता है। लगेगा कहां पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। पैरा वाला आपका कैसा हो जाएगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा है। बाकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज कल की क्लास में करेंगे, चैप्टर को आज सारा नहीं निपटाएंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास में बेटा जितना कराया नोट्स रिवाइज करने, क्योंकि कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी कल की क्लास में साथ रखनी है आपको, क्योंकि मैं पॉली हैलोजन कंपाउंड एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कराऊंगी, तो प्लीज 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 एनसीईआरटी अपने साथ रखना, ठीक है। इसके अलावा बेटा आज के टॉपिक तक के एनसीईआरटी आप 315 पेज तक पुरानी वाली जो मैं रेफर करती हूँ, चैप्टर 6 में अपने हिसाब से देख लेना इफ यू हैव न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी के आप 1 से लेकर 8 एग्जाम्पल, 1 से लेकर 9 इंटेक्स बैक एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चंस कर सकते हो, और डीपीपी 1 से लेकर 7 तक आप कर सकते हो, ठीक है। डीपीपी 1 से लेकर 7 तक यू कैन सॉल्व। रेस्ट आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बिफोर गोइंग। तो आपकी क्लास के कुछ बच्चे बोल रहे थे, आज एक ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैम आप शायरी सुनाना, तो शायरी जाते जाते। संघर्ष और तकलीफ के बिना क्या मजा है जीने में, संघर्ष और तकलीफ के बिना क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाता है, तूफान भी थम जाता है उस पल जब आग लगी हो सीने में, तूफान भी थम जाता है उस पल जब आग लगी हो सीने में। तो आप लोगों के सीने में बेटा मेहनत की आग लगनी चाहिए कि बोर्ड के अंदर एकदम फुल टॉप करना है आपको, केमिस्ट्री में एकदम 100/100 नंबर लेके आने हैं। So I'll see you in the next class. Thank you so much. Bye bye. Good night. Take care.